जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल RS एजुकेशन 91 में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घड़ी में 2 बजे हैं और हम लोग SI के सेट के लिए भी मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का सेट होता है। हम लोगों ने 7 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज 8वां सेट की बारी है। जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, वो लोग अगर 7 सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे जाकर देख लें, ठीक है। और और जो नए भी हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो घंटी है उसे दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अहमद, अफगान सिख, मराठा सिख, अफगान शाह आलम और अफगान या फिर मराठा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठे, अर्थात अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच युद्ध हुआ था। अगर युद्ध की मैं बात करूं तो कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1961 में जो है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि मराठा की बहुत बुरी हार हुई थी, ठीक है। इस हार की जानकारी जो है कि बालाजी बाजीराव को जो है कि व्यापारियों की भाषा में दी गई थी। बोला यह गया था कि 2 मोती खो गए, अर्थात जो 2 सदाशिव राय और विश्वास राय थे वो दोनों मारे गए, तो बोला गया 2 मोती खो गए। और 22 सोने और मुहरों भी खो गई। 22 सोने और मुहरे का मतलब है कि जो सेनापति, जो इंपॉर्टेंट रोल रख रहे थे, सेनापति, महामंत्री, सेनानायक, ये लोग जो थे, वो 22 सोने मुहरे खो गए। और चांदी तांबे का कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब जो छोटे मोटे सैनिक थे, जो घुड़सवार थे, जो पैदल सैनिक थे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इनको व्यापारी की भाषा में क्या दिया गया था, खबर दिया गया था, किसको? बालाजी बाजीराव के। और ये खबर सुनते के साथ ही बाजीराव की देहांत हो गई, अर्थात वो मर गए। तो ये हमारा स्टोरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी दोस्तों इसमें बहुत कुछ और है, लेकिन ये सब सारी चैप्टर में चलेगा, क्योंकि यहाँ सेट है तो हम लोग यहाँ पे केवल सेट के ही बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का सभी अध्यक्ष नहीं बने? कांग्रेस का कभी यहाँ पे होगा दोस्तों, सभी नहीं, कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है कि कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बने थे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं इनके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि क्या थे, तो गांधी जी के गुरु थे। चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, आप लोग को अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, फिर 31, फिर 32। डेट की मैं बात करूं तो एक का हुआ था 12 नवंबर 1930, ठीक है। फिर एक हुआ था 7 सितंबर 1931, और फिर इसका नवंबर में ही हुआ था 17 नवंबर 1932, ठीक है। ये रहा, आपको ये याद करना है। देखिए, ऐसा है कि डेट जो है कि पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन ईयर तो आपसे पूछता ही है, जो कि बहुत सारे लोग को याद भी होगा, लेकिन डेट भी याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए, अच्छा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यंग इंडिया।
यंग इंडिया जो है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1498 में। 1498 में जो है कि वास्को डी गामा जो है कि भारत आए थे। और आए थे तो ये कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे थे। ठीक है, कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, और ये जो है कि हिस्ट्री का बैच जो है कि मैंने शुरू किया है, तो आप लोग हिस्ट्री का बैच जो है कि जाकर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसका बना हुआ है बेहतरीन ढंग से, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा हिस्ट्री का बैच को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। अच्छा, कौन सा जो है कि इसमें मेल नहीं खा रहा है? तो हमारा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, खुरजुला दर्रा जम्मू कश्मीर, और अच्छा, और एक ऊपर छूट गया, गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ी जो है कि यहाँ पे है। ठीक है, कौन सा बेमेल है? अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ी जो है कि केरल में नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत उसे पर्वत कहते हैं जो चार तरफ से जो है कि घिरा हुआ है, उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर बोला जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि अन्नामलई है। अन्नामलई जो है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो मैंने बताया अभी आपको डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ के समानांतर है। किसके समानांतर है? उत्तर के, कि दक्षिण के, कि पूर्व या पश्चिम? किसके समानांतर है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, पूरब। पूरब में जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के समानांतर है। ठीक है, अब ग्रेट बैरियर रीफ की मैं बात करूँ तो ये दुनिया की जो है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप है। ठीक है, प्रवाल भित्ति रीफ है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नेचुरल्स हिस्ट्रिया के लेखक थे प्लिनी, टॉलमी, जस्टिन या फिर अरस्तु? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्रिया के जो है कि लेखक हैं। ठीक है, इसमें जो है कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो है कि जानकारी मिलती है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य अग्रणीय है? किशनगंज, शिवहर, अररिया या फिर कटिहार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कटिहार। कटिहार में जो है कि जूट उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर बिहार की मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में जो है कि जूट का उत्पादन होता है। जूट उत्पादन को जो है कि वार्षिक जो है कि उसको हम लोग वर्षा का फसल के कह सकते हैं। वर्षाकालीन फसल हम लोग इसको जूट के उत्पादन में करते हैं। जूट से जो है कि बहुत सारी चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि रेसे, जूट का कपड़ा, थैला, कुछ अलग अलग हैंडीक्राफ्ट वगैरह जूट से बनाते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें जो है कि जूट से बनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त जो है कि अधिवेशन की बैठक जो है कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कीजिएगा। 108 आर्टिकल के तहत जो है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का तात्पर्य क्या है? तो अगर किसी तरह से जो है कि लोकसभा भंग हो जाता है या राज्यसभा भंग हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कौन सी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? 4, 6, 9, 12? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए, चार। चार राज्य, जैसे कि राजनीतिक दल, किसी भी दल को जो है कि राजनीतिक दल बनने के लिए, किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसको 4 राज्यों में मान्यता की जरूरत होती है। अब इसको 4 राज्यों की मान्यता मिल जाती है तो इसे पार्टी कौन नियुक्त करेगा? तो इसे नियुक्त करता है हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है कि मान्यता देता है, जो पार्टी जो है कि 4 राज्यों में अपना जो है कि बहुमत साबित कर लेती है तो उसको जो है कि इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 का हो जाएगा बी, क्षय रोग। क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये रोग जो है कि माइक्रोबैक्टीरियम, जो मतलब इस रोग का संक्रमण जो है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो अगर इसमें जीवाणु पूछेगा तो इसमें आंसर हो जाए माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु उत्तरदायी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं हेपेटाइटिस बी, पोलियो या फिर छोटी चेचक की बात करूं तो ये जो है तीनों ऑप्शन जो है कि आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु जनित रोग है ये तीनों, लेकिन क्षय रोग जो है कि जीवाणु जनित रोग है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन, कुरियन, बोरलॉग या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुरियन। कुरियन जो है कि श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति में क्या होता है, इसमें दूध उत्पादन में जो है कि विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे हम लोग जो कि ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं श्वेत क्रांति को। इसमें दूध उत्पादन को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल? इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान से जो है कि उसके वेग के अनुपात की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलिए, अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण? आपका सही आंसर हो जाएगा, चलिए प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है कि अस्त होता सूर्य जो है कि हमें लाल दिखाई देता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्कर के घोल में शक्कर डैश है, मतलब शक्कर क्या है? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या फिर सस्पेंशन है? क्या है शक्कर? चलिए, तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। शक्कर जो है कि पानी में घुल जाता है, इसीलिए लोग घुला हुआ पदार्थ बोलते हैं। तो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 क्या कह रहा है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मार्स गैस? चलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग जो है कि अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। जो अग्निशामक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं अग्निशामक को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तभी आग बुझता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर बिहार? चलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कि सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार है और अभी भी है, ठीक है। बोला भी जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। क्लियर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दिनार है, रैंड है, पीसो है या फिर यूरो है? तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी यूरो। यूरो जो है कि जर्मनी की क्या है, आधिकारिक भाषा है। 20 की बात करूं, जब समाज सभी नियमों मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर,
चलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। क्योंकि समाज की तरफ दृष्टि से काम कर रहा है, समाज के हर नियम को पालन कर रहा है, तो वो समाजीकरण ही होगा, सामाजिक आदमी होगा, तो इसीलिए समाजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के सीरीज को जो है कि पूरा किया है। आई होप कि आपका इसमें नंबर अच्छा आया होगा, और नंबर अच्छा आया है या फिर जितना भी नंबर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, ताकि मैं ये जान सकूं कि कितने लोग जो है कि इस लेवल के सेट को अच्छे से बना पा रहे हैं। ठीक है, और अगर नंबर अधिक आ रहा है तो मैं सेट को थोड़ा सा और जो है कि थोड़ा डिफिकल्ट करूँगा, ताकि आपकी तैयारी में और चार चांद लग सके। तो चलिए दोस्तों, इसी वाक्य के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जो कि हमारा क्वेश्चन सेट नंबर 9 होगा। और जो लोग इस चैनल पे अभी नए विजिट किए हैं, नए हैं, वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फिर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि घंटी का चित्र बना होगा, वो घंटी को चित्र को भी दबाएंगे, ताकि चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन जो होगा आपके पास सबसे पहले जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।